चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समरूपता पर बात हो रही थी और उसमें से भी त्रिभुजों के बारे में। तो समरूप और त्रिभुज, तो इसमें एक ये देखेंगे, एक ये प्रमेय दे रखी है यहाँ पर। इसका नाम है समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में हम लोग BPT भी कहेंगे, और इसका अन्य जो नाम है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय भी इसका नाम है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, BPT या थेल्स थ्योरम। अब ये यहाँ पर कक्षा 10 में है आपके कोर्स में, तो हमें प्रमेय यहाँ पर सिद्ध करने को भी आई। आप देख रहे हैं ये 2022, 23, 25, 26 लगभग लगातार हर साल किसी न किसी सेट में पूछी गई है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। पहले तो हमको ये याद भी होनी चाहिए, ये लिखने को भी आते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है। तो हमको मालूम भी होना चाहिए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब हमको पता होना चाहिए और फिर इसका सिद्ध करना हमको आना चाहिए। तो थेल्स की थ्योरम है ये, थेल्स प्रमेय, BPT, और इसके प्रयोग भी खूब सारे हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसकी भाषा के हिसाब से, तो एक हमने त्रिभुज बनाया ABC। तो एक ये त्रिभुज है। अब कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो मान लिया कि BC के हमने समांतर एक रेखा खींची है और उसका नाम हमने डाल दिया इस तरह से ये। तो ये BC के समांतर रेखा है, इसका नाम हमने डाल दिया DE। तो ये DE हो गई। तो क्या कह रहा है, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हमने D खींची, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है भुजाओं को, यानी कि एक बिंदु क्या हो गया D, एक बिंदु क्या हो गया E। D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है कि वे बिंदु जो हैं यानी D और E, उन भुजाओं को, D बिंदु किस भुजा पर है, AB पर, और E बिंदु किस भुजा पर है, AC पर, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि D बिंदु इस AB को जो विभाजित कर रहा है वो AD और BD, इस रेशियो में ये D वाला जो है इसको कैसे विभाजित कर रहा है, AD और BD। तो इनका जो अनुपात होगा, और E वाला बिंदु ये किस हिसाब से विभाजित कर रहा है, AE और EC। तो इधर से जो अनुपात निकलेगा और जो AE-EC का अनुपात निकलेगा ये समान होंगे, बराबर होंगे। ये यहाँ पर थ्योरम है। तो इसको हमें याद भी करना है, अब इसको सिद्ध भी करना है। अब देखिए इसके सिद्ध करने का तरीका क्या है, वो पूरा तरीका होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, गिवन, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज ABC, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एक DE समांतर BC। तो एक भुजा BC है, इसके समांतर एक रेखा D। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वही जो अनुपात अभी ऊपर निकाला था, D AD और BD में विभाजित कर रही है तो AD बटे BD, और E AE और EC में विभाजित कर रही है, AE बटे EC। ये बराबर बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए इस चित्र में ऐसे ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमको कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें रचना कुछ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है यहाँ पर, तो हमने क्या करा, एक BE और CD को मिला दिया। तो इस तरह से BE को मिलाया
इस तरह से सी डी को मिलाया। रचना में लिखेंगे भी बी ई तथा सी डी को मिलाया, बी ई और सी डी को मिलाया, ये रचना करी। और फिर लंब डालेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से, ई और डी से। तो ई से सामने वाली भुजा ए डी पर इस तरह से लंब डाला, ये लंब है, इसका हमने नाम डाल दिया, मान लीजिए एफ। और डी से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे हम लोग, इस तरह से। तो ये लंब पड़े हैं यहाँ पर। तो डी से जो लंब डाला है इसका नाम हमने डाल दिया इस तरह से जी। ई से जो लंब डाला है इसका नाम हमने डाल दिया एफ। लंब है यानी कि 90-90 के कोण है। तो यहाँ पर हमने रचना में क्या लिखा, बी ई और सी डी को मिलाया। और क्या लिखेंगे, ई एफ लंब किस पर है, ई एफ लंब ए बी पर, तथा तो ई एफ लंब है ए बी पर, ये डाल दिया। और डी जी ये लंब किस पर है, ए सी पर, डी जी लंब ए सी खींचे, तो ये लंब खींच दिए। तो हमको प्रमेय सिद्ध करनी थी, तो यहाँ पर प्रमेय के तरीके हो गए। पहले हमने लिखा दिया है, फिर हमने लिखा सिद्ध करना है, फिर हमने ये रचना करी। अब यहीं पर हम ध्यान देंगे कि जब इसको किताब में पढ़ेंगे तो किताब में हमारी भाषा क्या लिखी होगी, खींचे की जगह खींचिए। यहीं पर बच्चे अक्सर मात खा जाते हैं। जैसे हमने ये भाषा लिखी खींचे, यहीं पर किताब में भाषा क्या लिखी होगी, खींचिए। और नकल करने में या इस तरह से लिखने में यही भाषा यूज हो जाती है। उससे मालूम हो जाता है कॉपी चेक करने में कि वो खींचिए लिखा हुआ, यानी कि कॉपी से एज इट इज उतार लिया गया, समझ के नहीं उतारा गया। क्योंकि ये प्रश्न हम हल कर रहे हैं तो हमने रचना करी है, तो हमने ऐसा करा है, इसलिए यहाँ पर भाषा खींचे ही सही होगी। तो रचना हो गई। रचना के बाद अगली हेडिंग क्या आती है, उपपत्ति। तो ये उपपत्ति, उपपत्ति मतलब कि हमको कैसे सिद्ध करना है। अब यहाँ पर एक कुछ और प्रमेय लगेगी। क्या प्रमेय, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये हमें यहाँ पर उपपत्ति पे लिखना पड़ेगा पूरा, जैसे जैसे बोला है वही पूरा लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, एक मिनट, हम जानते हैं कि, यहीं से लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही, फिर आगे बढ़ा देंगे, आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए अब यहाँ पर हम देख लेंगे हम लोग चित्र में। तो यहाँ पर क्या है, तो आधार है BC और BC के समांतर है D। तो एक आधार BC है, BC पर त्रिभुज कौन कौन से बने, एक बना है BDC और एक बना है BEC। ये दो त्रिभुज हैं, एक ही आधार BC पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं BC और DE के बीच में बने हैं। तो इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज BEC और क्षेत्रफल त्रिभुज BDC ये समान होंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर पेज भर गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। तो BDE का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये एक समीकरण बन गई हमारी चित्र देख के। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक त्रिभुज हम ले लेंगे ADE और BDE, इनके क्षेत्रफल हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे
बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब इसको फिर से हम लोग चित्र में देखते हैं, ADE और BDE के क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ चित्र में देखेंगे। यहाँ पर ये आपके सामने चित्र है। ADE जो ऊपर वाला कोने वाला पोर्शन है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे लंब, यानी कि एक भुजा हो और उसी भुजा पर से एक लंब हो। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE की अगर बात करेंगे तो ADE में जो लंब है हमारा FE, ये लंब है और किस भुजा पर लंब है? AD पर। तो आधार गुणे लंब बटे 2, यानी कि AD भुजा, इस पर लंब FE बटे 2, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम त्रिभुज BDE की बात करें, अगर BDE चित्र में आपको दिख रहा है। अब BDE में से भी अगर हम D से यहाँ पर E शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो E से लंब डालने के लिए BD भुजा को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम देख लेते हैं, चित्र बना देते हैं अगले पेज पर। तो पहला था त्रिभुज ADE। तो देखिए ADE आपके सामने इस तरह से बना हुआ है, ADE, और ये हमारा लंब भी पड़ा EF, ये लंब है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो गया? कोई सी भी भुजा हो उस पर पड़ा हुआ लंब। जैसे इसकी एक भुजा हो गई AD, तो एक भुजा हो गई AD पर पड़ा हुआ लंब FE बटे 2, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बटे त्रिभुज BDE। अब BDE हम बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से बना हुआ है, ये D, ये B, और इस तरह से ये बना E। तो BDE ये त्रिभुज बना। इसमें से अगर हम E से लंब डालें तो E के सामने की भुजा है BD। तो BD पर जब लंब पड़ेगा तो ऐसे इधर को तो पड़ नहीं जाएगा, ये ऐसे ये लंब नहीं पड़ेगा, 90 का कोण नहीं होगा ये। तो इसका मतलब जब E से लंब पड़ेगा तो ये इधर ही को पड़ेगा, ये ऐसे, और BD भुजा को हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 90 का कोण बना, यानी कि ये हमारा बिंदु F हो गया। तो जो हमारा लंब पड़ा है वो EF लंब हो गया। किस भुजा पर पड़ा है? BD। तो BD भुजा हो गई, इस पर लंब हो गया FE। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? BD गुणे FE बटे 2। तो ये बना। इनको हल कर लेंगे, बटे 2 हट जाएगा, FE यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा AD बटे BD। ये एक समीकरण बना हमारा, मान लीजिए समीकरण 2। अब हम फिर से देख लें, जैसे ये 2 त्रिभुज लिए थे इसी तरह से हमको त्रिभुज लेना है ऊपरी वाला ADE और इधर दाहिने हाथ वाला फिर CDE। अब CDE में भी आप जान रहे हैं कि इसी तरह से लंब DG हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही ले लेना है समीकरण हमारा 3 बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। तो AD ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा AD गुणे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम क्षेत्रफल ले रहे हैं यहाँ पे ADE और CDE का, तो देखेंगे यहाँ पे ADE। अब ADE में 2 लंब आ गए हमारे ADE त्रिभुज में, एक लंब EF भी है, एक लंब DG भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? DG वाला लंब लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? DG वाला जब लंब लेंगे यहाँ पर, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा लंब हो जाएगा DG, और ये किस पर पड़ा हुआ है? आधार AE पर, गुणे AE बटे 2 बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। CD में भी देखेंगे लंब हमारा हो जाएगा DG गुणे आधार हो जाएगा इसका CE बटे 2। तो कैंसिल हो जाएंगे, DG कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा AE बटे EC। ये हमारा समीकरण आ जाएगा 3। अब समीकरण 1 भी था, समीकरण 2 भी है, समीकरण 3 भी है। अब हम समीकरण 1 से देखें, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के बराबर था।
तो अगर हम इस बी डी ई की जगह पर सी डी ई रख दें तो क्या होगा, समीकरण 2 में बायां पक्ष और समीकरण 3 में बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे। जब बाएं पक्ष बराबर है इसलिए इनका दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, इसीलिए ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमारा आ जाएगा। तो जो हम लेकर के चले थे ए टी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमारा यहाँ से आ गया है। तो ये इस प्रकार सिद्ध हो गया। इसको हम फिर और भी देख लेंगे फिर से त्रिभुज में। तो ये हमारा त्रिभुज था ए बी सी, ए की समांतर रेखा थी डी ई। तो हमारा यहाँ से सिद्ध क्या हुआ, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और देखें, ये तो हमारा सिद्ध हो गया जो हमारा थेल्स की प्रमेय कह रहा था, यानी ए डी डी बी का अनुपात ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर। अगर इसमें हम दोनों तरफ एक एक जोड़ दें तो दोनों तरफ जोड़ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा ए डी प्लस डी बी बटे डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा ये पूरा। तो यानी हमारा क्या बना, ए बी बटे डी बी बराबर इधर ए ई और ई सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, ए सी बटे ई सी। तो ये देख लेंगे, ये भी हम कह सकते हैं कि ए बी यानी कि पूरा अनुपात बटे डी बी यानी कि ये अनुपात। इधर भी ऐसे ही ए सी यानी कि इधर वाला पूरा अनुपात बटे ई सी यानी कि ये वाला अनुपात। तो इनका भी रेशियो बराबर होगा। हम क्या करें, इसको उल्टा कर लें। अगर जो ये सबसे पहले लिखा था ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, अगर इसको उल्टा करें डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। अब दोनों में हम एक एक जोड़ दें, उल्टा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक जोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं। तो डी बी और ए डी को यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बी प्लस ए डी बटे ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। तो क्या बनेगा, डी बी ए डी जुड़ जाएंगे, डी बी ए डी हमारे जुड़ करके बन जाएगा ए बी बटे ए डी। इसी तरह से उधर भी बन जाएगा हमारा ए सी बटे ए ई। यानी कि यहाँ से हमारे 3 रिजल्ट निकले। इसको हम फिर से देख लेते हैं अगले पेज पर। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं हमारे रिजल्ट क्या निकले कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी था, एक रेखा डी इसके समांतर है आधार बी सी के, तो हमारे रिजल्ट यहाँ पर क्या क्या निकले हैं। एक तो ए डी और डी बी का अनुपात, ए डी बटे डी बी बराबर उधर से अनुपात ले लें ए ई बटे ई सी। या दूसरा रिजल्ट क्या निकला, ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। या तीसरा रिजल्ट क्या निकला, ए बी या ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। कैसे कि या तो हम इसके 3 चित्र बना करके हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको चित्र समझ में आ रहा है कि जो पहला चित्र है नंबर 1 वाला, इसमें हम अगर इस तरह से अनुपात लें कि ऊपर वाली छोटी भुजा नीचे वाली छोटी भुजा, तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, इनका अनुपात बराबर होगा। दूसरे चित्र में हमने क्या करा, ऊपर वाली छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से, और तीसरे चित्र में क्या करा, बड़ी भुजा का अनुपात नीचे वाली छोटी भुजा से। तीसरे चित्र में क्या है कि जो नीचे वाली छोटी भुजा है यानी कि एक तरीके से डीबी, ये किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है, लेकिन अनुपात यहाँ पर एक जैसा है। तो यहाँ पर अनुपात की बात हो रही है।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और देख लेंगे। तो पहले वाले में क्या था हमारा, ए बी सी डी और ई। तो हमने क्या करा था, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमने करा था पहले चित्र के हिसाब से। अब अगर हम क्या करें कि एक भुजा बाईं तरफ की ले लें, एक भुजा दाईं तरफ की ले लें, यानी ए डी बटे ए ई, तो ये भी सही होगा। एक भुजा हमने पहले ए डी ले ली, फिर हमने उधर चले गए ए ई ले ली, बराबर फिर से हमने भुजा इधर की डी भी ले ली और फिर उधर की ले ली ई सी ले ली। वैसे भी देखें, अगर इसमें हम पक्षांतर कर दें, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर अगर चेंज कर दें तब भी बात हुई है। यानी कि हम किस समरूपता है यहाँ पर, तो किसी भी तरह से अगर भुजाओं को लेते हैं तो वो हमारा रिजल्ट यहाँ पर सही होगा। तो ये थेल्स प्रमेय के ही कई सारे अनुप्रयोग हैं।